भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी की 9 मुख्यमंत्री हैं देश में, कोई भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं है। आज जो भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं वो मंडल वाले ओबीसी नहीं हैं। जब अगर हम मोहन भागवत की बात करते हैं, मोहन भागवत सिर्फ एक बयान देते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसी पर बिहार जैसा राज्य जहां बहुत मजबूत बीजेपी हो गई थी वहां चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इस बीच में खतरे की घंटी किस पर बज गई है? खतरे की घंटी बजी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। ये 3 राज्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? ये 3 राज्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 48 सीटें महाराष्ट्र में और 40 सीट बिहार में। तो बिहार से एक नारा निकलता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस हिस्सेदारी को साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। तो इसके विधानसभा 2023 का चुनाव तो झांकी है, लोकसभा 2024 का समर अभी बाकी है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे धर्म और जातिवाद की राजनीति की। पहले हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कहते हैं कि उनको ये ओबीसी होने के कारण कांग्रेस उनके खिलाफ अपशब्द का प्रयोग कर रही है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस धर्म की राजनीति को संतुलित करने के लिए साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है। वहीं दूसरी ओर इससे अगर हिंदुओं का वोट न बिगड़े, इसके लिए वो राम जन्मभूमि का ताला भी खुलवा देती है। बहुत पुराना मैटर है। अब हम आ जाते हैं वर्तमान राजनीति पर। वर्तमान राजनीति पर जिस ढंग से कमंडल से राजनीति की शुरुआत करने वाला भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व या कह ले चुनावी हिंदुत्व के बल पर आज पिछले 10 साल में सत्ता पर काबिज है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उग्र हिंदुत्व के चेहरे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को और भी मजबूत करने का प्रयास किया है। वहीं हम बात कर ले विपक्ष की। विपक्ष की राजनीति, विपक्ष को जब कहीं कुछ नहीं दिखा तो नीतीश कुमार ने सभी विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाया, सबको एकजुट किया, सबको बुलाया और एक इंडिया गठबंधन बनाया। और इसके साथ ही बिहार में जातिगत जनगणना करवा दी। जातिगत जनगणना का जो भी नतीजा सामने आया उसके देखने के बाद न केवल क्षेत्रीय दल बल्कि कांग्रेस भी अब इस बात पर अड़ गई है कि नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से क्या निकल कर आया कि ओबीसी की भागीदारी बहुत ज़्यादा है जनसंख्या के रूप में, लेकिन उनकी हिस्सेदारी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में कर ले चाहे नौकरी के क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी कम है। तो बिहार से एक नारा निकलता है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस हिस्सेदारी को साबित करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए। तो इसके काट के रूप में नरेंद्र मोदी कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको ओबीसी, चूंकि ये ओबीसी चेहरा वही है, भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी चेहरा है। लेकिन कौन से ओबीसी हैं इसका भी अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से ओबीसी हैं। अभी हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी की 9 मुख्यमंत्री हैं देश में, कोई भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं है। आज जो भारत के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं वो मंडल वाले ओबीसी नहीं है। जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी, देश में ओबीसी को आरक्षण मिला था वीपी सिंह के सरकार में, तब उस समय गुजरात में मोदी सरनेम ओबीसी में नहीं था। ये कब आया? जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब आया कि नहीं, गुजरात में मोदी भी ओबीसी हो गए। अब हम बात करते हैं कि केंद्र में मोदी सरनेम को ओबीसी में कब लाया गया। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो केंद्र में भी ओबीसी को, मतलब कि मोदी को ओबीसी मान लिया गया। तो इसके पहले मंडल वाले तो ओबीसी नहीं थे। इस देश में ओबीसी किसको माना जाता है? एक तो उत्तर प्रदेश के यादव जो एकदम निसंकोच कह सकते हैं कि नहीं ओबीसी हैं। इसके बाद मौर्य हैं,
पटेल हैं, जिनको हम कुर्मी, कुशवाहा ये सब कहते हैं, ये सब ओबीसी हैं। तो इनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से नरेंद्र मोदी कोई नहीं है, उसके पहले वो जनरल वाले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद वो मतलब कि ओबीसी में आ गए हैं, तो चेहरा बता रहे हैं कि नहीं हम ओबीसी हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के उग्र हिंदुत्ववादी नेता योगी आदित्यनाथ, जिनको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया इसलिए कि हिंदुत्व को और मजबूत किया जा सके, लेकिन इसके बाद भी हिंदुत्व के बड़े चेहरे बनने के बाद भी योगी आदित्यनाथ अपने छवि को नहीं तोड़ते हैं। वो अपने आप को राजपूत नेता भी बताते हैं, कहते हैं कि उनको मुझे मेरी जाति पर गर्व है, मुझे राजपूत होने पर गर्व है। तो अब बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। बीजेपी के सामने मुश्किल क्या है कि 9 के 9 मुख्यमंत्री कोई ओबीसी नहीं है, प्रधानमंत्री भी मंडल वाले ओबीसी नहीं है। ऐसे ही अब मोदी जो सरनेम है उसको कोई ओबीसी मानने के लिए तैयार नहीं है। जब से वो ललित मोदी, नीरव मोदी ये सब हुआ है, कोई मोदी को ओबीसी मानने के लिए तैयार नहीं। देश की जनता में ओबीसी होने के लिए सीधी शर्त यही है कि आप यादव हैं, आप कुशवाहा हैं, आप मौर्य हैं, आप पटेल हैं, आप ओबीसी हैं। तो इनकी जो 42% आबादी है, इसमें से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो यही समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां यादव को छोड़कर गैर यादव जितने भी ओबीसी थे उनको लगभग पिछले 1 दशकों में अपने पाले में मिला लिया है। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया। ओबीसी का ऊँट लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हार जाने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी एक अपनी अलग छवि के साथ चल रही है और इंडिया गठबंधन के और अलायंस जो जातिवाद की जनगणना पर अड़ गए हैं, उनकी एक अलग छवि है। हम बात करें अगर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने श्री राम वन पथ गमन मार्ग बनवाकर और गाय का गोबर खरीदकर भारतीय जनता पार्टी से हिंदुत्व का मुद्दा छीन चुके हैं। यही प्रयास राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने घोषणा पत्र में गाय का गोबर 2 रुपये किलो खरीदने की घोषणा कर वहाँ भी हिंदुत्व का मुद्दा छीनने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि गाय के गोबर की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि गाय का गोबर, गाय जो है हिंदुत्व का बहुत ही बड़ा प्रतीक है। तो कांग्रेस प्रयास कर रही है कि उनसे हिंदुत्व का मुद्दा छीन लिया जाए। यहाँ नीतीश कुमार का पूरा प्रयास है कि हम जातिवाद में बांटकर अपनी सत्ता, केंद्र की सत्ता को अपने पाले में लाएं। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कांतीराम और मुलायम के जातिवादी गठबंधन ने कल्याण सिंह का रास्ता रोक दिया था। लालू प्रसाद यादव बिहार में समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ रोककर वहाँ भी हीरो बन गए थे। अगर हम मोहन भागवत की बात करते हैं, मोहन भागवत सिर्फ एक बयान देते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसी पर बिहार जैसा राज्य जहाँ बहुत मजबूत बीजेपी हो गई थी, वहाँ चुनाव हार जाते हैं। तो कहीं न कहीं भारत की राजनीति में जातिवाद बड़ा फैक्टर था और वर्तमान में भी बड़ा फैक्टर होने जा रहा है। हालांकि हिंदुत्व के नाम पर समस्त हिंदू जातियों को इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयास तब निराधार हो जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि मैं ओबीसी हूँ, इसलिए मुझ पर जुबानी हमला हो रहा है कांग्रेस के द्वारा। तो कहीं न कहीं ओबीसी कार्ड वो भी खेल रहे हैं, ओबीसी कार्ड विपक्ष भी खेल रही है। अब ये किसके पाले में जाता है ये तो 2024 बताएगा, लेकिन इस बीच में खतरे की घंटी किस पर बज गई है? खतरे की घंटी बजी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। इसलिए बज रही है खतरे की घंटी कि 9 राज्य में कहीं भी कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का ओबीसी नहीं है। छोटे राज्य में अगर ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे तो संदेश भी बढ़िया नहीं जाएगा।
इसलिए दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में भाजपा के चाणक्य अमित शाह रहते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहते हैं, भाजपा के संगठन मंत्री BL संतोष रहते हैं। वहाँ बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहाँ बुलाया जाता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वहाँ बुलाया जाता है। बिहार के सम्राट चौधरी को, जो कि वहाँ के बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये 3 राज्य क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? ये 3 राज्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 48 सीटें महाराष्ट्र में और 40 सीट बिहार में। ये वो राज्य हैं जो निर्णायक सांसद देते हैं केंद्र की सत्ता के लिए। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता तो हैं, लेकिन खुद को राजपूत कहने में जरा सा भी उनको झिझक नहीं होता है। अगर हम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की बात करें, चूँकि यहाँ तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन महाराष्ट्र में बैकडोर से सत्ता में है। कहीं न कहीं सांसदों को, पार्टियों को तोड़कर विधायकों को अपने पाले में लाकर सत्ता में है, तो बैकडोर से ही सत्ता कहा जाएगा। वहाँ देवेंद्र फडणवीस भले ही महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े नेता हों या न हों, लेकिन महाराष्ट्र भाजपा के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता जरूर हैं। तो यहाँ मामला फंस जाता है सवर्ण बनाम OBC, सवर्ण बनाम दलित। और सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार ने जो कार्ड खेला है वो OBC कार्ड है। OBC कार्ड, भले ही नरेंद्र मोदी खुद को OBC कह रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सारे राजनीतिक दलों को इंतजार है 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो उसके बाद की परिस्थितियां गौर करने लायक होंगी। अगर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के मन के मुताबिक होता है तब तो सही है, तब तो अपने हिंदुत्व वाले राह पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जरा सा भी उनको इस परिणाम उनके खिलाफ जाता है तो उनको अपनी रणनीति बदलनी होगी। और रणनीति बदलने की शुरुआत उनको कहीं ना कहीं करनी होगी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। अगर यहाँ एक OBC को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी OBC के साथ है, तो OBC वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। योगी आदित्यनाथ कभी रहे होंगे गोरखपुर के नेता, कभी उनका क्षेत्रीय प्रभाव रहा होगा, लेकिन जब RSS ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, तब से वो अब क्षेत्रीय नेता नहीं रह गए हैं। वो बहुत बड़े नेता हो गए हैं, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अब BJP कभी भी अपने हिंदुत्व के राह से अलग नहीं होगी, ये तो सर्वदा सत्य है। बस BJP यही चाहती है कि अपने हिंदुत्व के साथ जातिवाद, विपक्ष के जातिवाद कार्ड को भी अपने पाले में लिया जाए, क्योंकि BJP की शुरू से ही पॉलिसी रही है कि छोटे छोटे जितने भी जाति हैं उनको अपने पाले में लाया जाए, उनके नेताओं को मिला लिया जाए। इस ढंग से छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन कर वो NDA बनाए हैं, वरना उनका बहुमत तो अपने बल पर है। लेकिन ये जो छोटी छोटे जातियों की पार्टियां हैं उनको अपने पक्ष में मिलाए हैं, यही उनकी पॉलिसी है। लेकिन उनको जब OBC मुख्यमंत्री देने की बारी आएगी तो देंगे कहाँ? महाराष्ट्र उनके हाथ में नहीं, बिहार उनके हाथ में नहीं, बंगाल उनके हाथ में नहीं। और जैसा कि सर्वेक्षण बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भी हाथ नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ तो खैर वहाँ भी बहुत ज़्यादा सांसद नहीं आते हैं, MP भी उनके हाथ आने वाली नहीं है। और राजस्थान वो राज्य है नहीं कि जहाँ OBC मुख्यमंत्री बनाया जा सके। वहाँ राजपूत मुख्यमंत्री बनेगा, वहाँ जाट मुख्यमंत्री बनेगा। चूँकि वहाँ उनकी भागीदारी ज़्यादा है उन जातियों की, तो उनकी हिस्सेदारी भी ज़्यादा रहेगी। बचता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो कयावत अमित शाह पहले भी कर चुके हैं। 2022 विधानसभा के पहले अमित शाह कर चुके हैं, लेकिन योगी जी
योगी आदित्यनाथ की छवि अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब वही जो कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो बीजेपी में अभी कोई दिख नहीं रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा सके। तो क्या ये स्थिति नहीं होगी? जब कभी एमपी में उमा भारती मुख्यमंत्री थी तो बाबूलाल गौर के लिए उनको हटाया गया, कहा गया कि आप हट जाइए, बाद में आपको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उमा भारती हट जाती हैं, बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन उमा भारती का एमपी के राजनीति में क्या हर्ष हुआ, इसको योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं। तो योगी आदित्यनाथ नहीं लग रहा है कि नहीं भाजपा के चाणक्य के दबाव में आकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। आज बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि अकेले राजपूत, अकेले ब्राह्मण सवर्णों के वोट पर 2024 का किला नहीं फतह किया जा सकता है। उनको ओबीसी नेता ढूंढना होगा। उसे तो कहने को केंद्र में कई मंत्री हैं ओबीसी समाज से, राज्यों में भी कई मंत्री हैं, लेकिन देश की जनता जानती है कि राजा कौन होता है। राजा होता है एसडीएम, राजा होता है डीएम, राजा होता है सीएम, राजा होता है पीएम, राजा होता है। इसके बाद जनता किसी को नहीं जानती कि गृह मंत्री ओबीसी हैं, कि रक्षा मंत्री ओबीसी है, कि फाइनेंस मिनिस्टर ओबीसी है, कि शिक्षा मंत्री, कोई नहीं। सीएम ओबीसी चाहिए, पीएम ओबीसी चाहिए, लेकिन मोदी सरनेम वाला ओबीसी नहीं चाहिए। ओबीसी की बात कर रहा हूँ, देश की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ओबीसी कास्ट की राजनीति करता है। और जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी भाजपा के साथ हैं, कहीं न कहीं भाजपा को अब डर लग रहा है कि अपनी हिस्सेदारी के चलते, जिस ढंग से बिहार में उनकी हिस्सेदारी नीतीश कुमार दे रहे हैं, वो अगर कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विपक्ष के साथ जाते हैं, देखिए महाराष्ट्र से तो कुर्सी डगमगाएगी, बिहार से तो कुर्सी डगमगाएगी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश हाथ से अगर निकलता है भाजपा के, तो कुर्सी निश्चित रूप से चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।